मॉर्निंग निखिल। स्टार्ट करते हैं बेटा। 4 मिनट हाफ हो चुकी है, हाफ बची हुई है। चलो, फर्स्ट जो 4 मिनट का फर्स्ट हाफ है वो कंप्लीट हो चुका था, राउटिंग प्रोटोकॉल। सेकंड हाफ बचा हुआ है जो हमारा सिक्योरिटी का है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब डब्ल्यूएसएन की सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्योंकि सेंसर नोड से मूव करती रहती है इधर से उधर। तो उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी, और कौन कौन से अटैक्स हैं जो डब्ल्यूएसएन पे हो सकते हैं। देन आप क्या क्या मैकेनिज्म यूज कर सकते हो सिक्योरिटी के लिए। एंड लास्ट हमारा है जिगबी, जिसको हम लोग शॉर्ट में, मतलब अगर आई ट्रिपल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो 802.15.4 इसको बोला जाता है जिगबी को। और इसका दूसरा नाम हम यूज करते हैं LRWPN, मतलब लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन आपको पता है कम डिस्टेंस के कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, लाइक ब्लूटूथ होगी जिसकी रेंज कम होती है। तो सेम हमारा जिगबी है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, लो डेटा रेट ट्रांसफर करता है। तो जिगबी हमारा वही है, इसको हम आई ट्रिपल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये नाम देते हैं, और शॉर्ट में हम इसको LRWPN भी बोलते हैं। तो जिगबी आपने आईओटी में पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा जिगबी है। और उसकी सिक्योरिटी के लिए अगर हम यूज करें, क्योंकि जिगबी जो है एक वायरलेस कम्युनिकेशन ही है, तो अगर कम रेंज के लिए जब हम वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं जिगबी का यूज करके, तो हम कैसे उसको सिक्योर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जिगबी की सिक्योरिटी के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हमें जब डब्ल्यूएसएन की बात होती है। डब्ल्यूएसएन हमारा बहुत वाइडली यूज होता है। इसमें अलग अलग तरीके के नोड्स यूज होते हैं, जैसे कि सेंसर्स यूज होते हैं, कॉमन सेंसर्स जो डेटा को सेंस करते हैं। मैनेजर नोड होती हैं जो डेटा को मैनेज करती हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। एंड बैक एंड डेटा सेंटर होता है जो बैक एंड पे इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जो डेटाबेस में स्टोर करता है। तो ये अलग अलग हमारे पास चीजें होती हैं डब्ल्यूएसएन में। सेंसर नोड जो हमारा डब्ल्यूएसएन है वो बहुत एप्लीकेशंस में यूज होता है, आपको पता है हर जगह यूज होता है, चाहे आप मिलिट्री हो, आपकी साइंस हो, या आपका घर हो, हर जगह हम इसको यूज करते हैं। तो जितने ज्यादा यूजेस होते हैं उतने ज्यादा ही अटैकर के लिए ये अट्रैक्टिव है अटैक करना। इसमें अलग अलग तरीके के अटैक्स हो सकते हैं। ईव्सड्रॉपिंग हो गया, मेलिशियस पैकेट को इंजेक्ट करना हो गया, ऑल्डर मैसेज को रिप्ले करना हो गया, तो अलग अलग चीजें हैं। तो मेन जो सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं हमारे, वो आता है सबसे पहले प्राइवेसी प्रिजर्व करना। मतलब जो भी आपकी प्राइवेसी है, जो भी आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसको आप स्टोर करके रखो, कोई और उसको रीड आउट ना कर सके। दूसरा इसमें आता है नोड ऑथेंटिकेशन। नोड ऑथेंटिकेशन, क्योंकि सेंसर नोड्स आपस में जो डेटा सेंड करती है वो नोड्स के थ्रू करती है। तो नोड, कौन सी नोड जेन्युइन है, कौन सी नोड फेक है, वो नोड ऑथेंटिकेशन, ये मेनली इश्यूज आते हैं। अब हम बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं। ये मैं पढ़ा चुकी थी, CIA ट्रेड्स, कॉन्फिडेंशियलिटी। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, जहां पे वो पहुंचनी है वहीं पे वो पहुंचनी चाहिए, बीच में वो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रिटी, जो आपने इन्फॉर्मेशन भेजी है वही इन्फॉर्मेशन सामने वाले के पास जानी चाहिए, उसके अंदर कोई अल्टरेशन नहीं होना चाहिए। अवेबिलिटी, जब आपको कनेक्शन करना है उस टाइम पे आपका सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए कनेक्शन के लिए। तो ये चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ सारी। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, इसमें पहला चैलेंज आता है हमारे पास डेटा फ्रेशनेस। डेटा फ्रेशनेस का मतलब है कि जब भी आप ओल्डर मैसेजेस को रिप्ले करते हो,
तो आप ना कोशिश ये करा करो कि जैसे आप की बनाते हो, की के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो, तो आप कोशिश ये करो कि हर बार जो है वो नई की बनाओ। नई की बनेगी तो उससे अटैकर्स जो है वो अटैक नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको भी बोला जाता है कि जो भी आपकी सोशल मीडिया साइट्स होती हैं, आप उनको टाइम टू टाइम उनका पासवर्ड चेंज करते रहो। अगर आप उनका पासवर्ड चेंज करते रहोगे तो अटैकर्स नहीं उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या पासवर्ड था, और वो उससे जो है वो सेव रहेगा। दूसरा हमारे पास आता है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। हमारी डब्ल्यूएसएन की नोट जो है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज होती है। कहाँ कब कैसे काम करना है नोट खुद ही करती है, इसके ऊपर कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेटर नहीं होता जो इनका ध्यान रख सकता है। इसलिए ये भी हमारे सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नोट्स को नहीं समझ में आता कि क्या करना है, किसके साथ कम्युनिकेट करना है, कौन सी नोट जेन्युइन है कौन सी फेक है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। सिक्योर लोकलाइजेशन। जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो डब्ल्यूएसएन में, तो आप रेंज के थ्रू कम्युनिकेट करते हो मेनली, कि इस रेंज के अंदर इतनी नोड है, इनको हम डेटा भेजेंगे। तो जो भी लोकलाइजेशन होगी, जो भी लोकेशन होगी, वो सिक्योर लोकेशन होनी चाहिए। इसके लिए जो टेक्निक यूज करी जाती है वेरीफाइबल मल्टीलेटरेशन यूज होती है। मल्टीलेटरेशन होती है हमारे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, और वेरीफाइड का मतलब होता है हमारा कि जो भी आपने डिस्टेंस चूज किया है वो बिल्कुल वेरीफाइड एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि कोई भी उसके अंदर चेंजेस ना हो। देन हमारे पास आता है टाइम सिंक्रोनाइजेशन। टाइम सिंक्रोनाइजेशन, जो भी आप डेटा भेज रहे हो, एबीसीडी जो भी भेज रहे हो डेस्टिनेशन पे, उसी फॉर्म में टाइमली वो डेटा जाना चाहिए। ऑथेंटिकेशन, आपको पता है जो यूजर है जो क्लेम कर रहा है कि हाँ मैं ये यूजर हूँ, वही यूजर होना चाहिए। जैसे सी यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि आई एम यूजर ए, जबकि ये यूजर ए नहीं है, तो ये ऑथेंटिकेशन को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक था हमारे, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। सीआई ट्रेड्स हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर आता है डेटा फ्रेशनेस, आपकी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, सिक्योर लोकलाइजेशन, टाइम सिंक्रोनाइजेशन। ये आपके 7 to 8 पॉइंट्स थे हमारे चैलेंजेस में। देन हमारी बात आती है सिक्योरिटी अटैक्स की। सिक्योरिटी अटैक्स जो इन्होंने मेनली कैटेगराइज करे हैं वो 3 कैटेगरी में कर दिए हैं। पहला जो आपका सिक्रेसी और प्राइवेसी के लिए होता है, इसके लिए हम क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स का यूज करते हैं। इसमें अटैक्स होते हैं ईवसड्रॉपिंग, पैकेट रिप्ले, ये सारे मॉडिफिकेशन वगैरह ये अटैक होते हैं। दूसरा आता है नेटवर्क के लिए। नेटवर्क अवेबिलिटी में आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक आता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप बार बार किसी को फोन करते रहो तो सामने वाला अपने फोन को स्विच ऑफ कर देगा, तो जो उसके पास इंपॉर्टेंट कॉल आने वाली होती है वो नहीं आ पाती। तो ऐसे ही हम नेटवर्क को, नोड को क्या करते हैं, डेटा भेजते रहते हैं भेजते रहते हैं, तो नेटवर्क जो है वो स्विच ऑफ हो जाती है, शट डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से जो लीगल इंफॉर्मेशन आनी होती है वो नहीं आ पाती उसके पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीग्रिटी। जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब नेटवर्क अवेबिलिटी के लिए। तो नेटवर्क अवेबिलिटी में जो जो अटैक्स होते हैं वो हमारे सारे लेयर्स के हिसाब से डिवाइड है। सबसे पहले जैसे फिजिकल लेयर अटैक है। फिजिकल लेयर हमें पता है किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सा मीडियम यूज करना है, कौन सा मीडिया यूज करना है, कैसे चैनल को यूज करोगे, वो सारे काम इसके अंदर होता है। तो 2 तरीके के यहाँ पे अटैक होते हैं, जैमिंग और टेम्परिंग। जैमिंग क्या होता है, जैसे आपका ट्रैफिक जैम होता है, एक रोड पे अगर ज्यादा ट्रैफिक हो गया तो वहां पे जाम हो जाएगा, और जैसे ही वो जाम होता है तो बाकी सारे रोड को भी इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि एक रोड पे जाम है तो फिर एक ही रोड ब्लॉक होएगा, धीरे धीरे सारे रोड ब्लॉक हो जाते हैं और पूरी सिटी ब्लॉक हो जाती है। तो सेम काम ये जैमिंग करता है। ये बहुत पावरफुल है, और इसके लिए आपको कुछ ज्यादा सोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आप कम टाइम में बहुत ज्यादा लोगों को इफेक्ट कर सकते हो। इसमें आप पूरे, आपने एक नेटवर्क को, मतलब आपने एक नोड पे काम करा, उससे दूसरी इफेक्ट हुई, तीसरी इफेक्ट हुई, ऐसे आपका पूरा एंटायर नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टैम्परिंग। टैम्परिंग में हमारे पास होता है कि जैसे टैम्पर्ड करना, लोगों को लालच देना। तो इसमें कोई आउटडोर एनवायरनमेंट के थ्रू कोई भी ऐसे अटैकर्स जो है वो ऐसे मतलब उसको लालच देता है कि नोड जो है उसके साथ कम्युनिकेट कर लेती है, और फिर वो उसकी इंफॉर्मेशन को हैक कर लेता है। ये इरिवर्सिबल डैमेज करता है। इरिवर्सिबल डैमेज का मतलब होता है कि जो डेस्टिनेशन पे है, अगर कोई भी डेस्टिनेशन पे इफेक्ट हुआ तो वो आपके सोर्स पे भी इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है लिंक लेयर। लिंक लेयर में हमारे पास होते हैं अटैक। लिंक लेयर आपको पता है, डेटा लिंक लेयर, मल्टीप्लेक्सिंग डी मल्टीप्लेक्सिंग मीडिया फ्रेम, ये सारी जो है वो करती है। इसमें जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो आती है कॉलिजन की, रिसोर्स एग्जीक्यूशन की, और अनफेयरनेस की। कॉलिजन क्या होता है, कॉलिजन जब आप बहुत सारा डेटा भेज देते हो एक ही फ्रीक्वेंसी पे, एक ही नोड पे, तो उनका कॉलिजन हो जाता है। उस टाइम पे आपको डेटा को रीट्रांसमिट करना पड़ता है। जब आप डेटा को रीट्रांसमिट करते हो तो वहां से अटैकर उस डेटा को एक्सेस कर लेते हैं।
रिसोर्स एग्जीक्यूशन मतलब जब आपने रिसोर्सेज, जो भी नोड है वो सारे रिसोर्सेज को लेके बैठ गई है और बाकी नोड को, जो जेन्युइन या लीगल नोड है, उसको रिसोर्सेज नहीं मिलते, जिसकी वजह से डिले हो जाता है। सेम काम यही, अनफेयरनेस भी यही होगा कि जिसको रिसोर्सेज एग्जैक्टली में चाहिए उनको रिसोर्सेज मिलते नहीं है और बाकी नोड जो रिसोर्सेज को लेके बैठ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेटवर्क लेयर अटैक। नेटवर्क लेयर पे बहुत सारे अटैक होते हैं, 9 to 10 अटैक है, पर काम सबका एक ही होता है। वो अपनी नोड को इस तरीके से दिखाते हैं कि मेरी नोड जो है वो जेन्युइन है। अटैकर क्या करता है, सेम नोड ऐसी बना देता है और उसको ऐसे दिखाएगा कि ये नोड जो है वो जेन्युइन है, एक तरीके से उसको लालच देके, और फिर जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन उसको थ्रू पास ऑन होगी, अटैकर उसको अटैक कर देगा। पहला इसके अंदर आता है स्पूफ राउटिंग इन्फॉर्मेशन। स्पूफ राउटिंग इन्फॉर्मेशन का होता है कि एक ऐसी मतलब अट्रैक्टिव मैसेजेस करना। जैसे एक ईमेल अटैक हुआ था, बहुत पुराना अटैक हुआ था ईमेल पे, सबकी ना मेल पे एक मैसेज आता था आई लव यू करके। तो लोगों को ना बड़ा अट्रैक्टिव लगता था कि यार ये तो कुछ बहुत अट्रैक्टिव है, तो लोग उसको ओपन करते थे। जैसे उसको ओपन करते थे सारी इन्फॉर्मेशन हैकर के पास चली जाती थी। तो ऐसे ही ये डायरेक्ट अटैक है, ये सामने वाले को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं अलग अलग चीजों के थ्रू, और जैसे ही वो नोड उसके साथ कम्युनिकेट करती है, वो सारा डेटा हैकर के पास चला जाता है। दूसरा आता है हमारे पास सेलेक्टिव फॉरवर्डिंग। सेलेक्टिव फॉरवर्डिंग में क्या करता है, इसके अंदर अटैकर जो नोड को, एक नोड को अटैक करता है और उस नोड के साथ वो क्या करता है, कुछ मैसेजेस को फॉरवर्ड कर देता है और कुछ मैसेजेस को ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ से भी हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आधी हैकर के पास चली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंक होल। सिंक होल क्या करता है, एक कॉम्प्रोमाइज नोड बनाता है। कॉम्प्रोमाइज नोड बिल्कुल ऐसी नोड लगती है जैसे हमारी नॉर्मल नोड होती है, और वो इतना अट्रैक्टिव होती है, वो अपने नेबर को अट्रैक्ट करती है। वो अपनी नेबर नोड को कैसे अट्रैक्ट करेगी, वो ये बोलेगी कि मैं आपको जल्दी से डेस्टिनेशन तक पहुंचा दूंगी, ठीक है, मेरे पास कोई ट्रैफिक नहीं है, मैं आराम से अपना काम करूंगी, तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। जैसे ही वो नोड उसके साथ ज्वाइन होगी, वो सारा डेटा जो है वो हैकर के पास चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिब्बल अटैक। सिब्बल अटैक के अंदर क्या होता है, ये अटैक जो है पहले भी किसी ने प्रोनाउन मतलब पहले भी किसी ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, लेकिन न्यू सम ने इंट्रोड्यूस किया था WSN के परस्पेक्टिव में। सिंपल अटैक क्या करता है, एक नोड की मोर देन वन आइडेंटिटी बना देता है। और वो कैसे इफेक्ट करती है, वो आपके राउटिंग एल्गोरिथम में इफेक्ट करेगी, डेटा एग्रीगेशन में, वोटिंग में, इन सब चीजों पे इफेक्ट करती है। एक एग्जांपल अगर मैं वोटिंग के हिसाब से दूं, मेरे पास दो नोड है, ए और बी, और मेरे को उसमें से किसी एक को हेड चूज करना है। तो हेड चूज करना है तो मैं वोटिंग सिस्टम का यूज करूंगी। अब सिंपल अटैक क्या करेगा, ए नोड की उसने मल्टीपल कॉपीज बना दी। जब ए नोड की मल्टीपल कॉपीज बन गई है, तो अगर आप ए को वोट करना चाहते हो तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि जेन्युइन ए कौन सा है और फेक ए कौन सा है। तो उस टाइम पे फेक वाले ए के पास भी बहुत सारी वैल्यूज चली जाएंगी, तो हमारे वोटिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ऐसे सिंपल अटैक जो है वो एक से ज्यादा आइडेंटिटी क्रिएट करके अटैक करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्म होल। वर्म होल मेनली अटैक करता है बेस स्टेशन पे। बेस स्टेशन पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारे क्लस्टर हेड बेस स्टेशन से ज्वाइन होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से पास ऑन होती है। तो बेस स्टेशन पे इफेक्ट करेगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो बाकी सारे नोड पे भी इफेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लैक होल और ग्रे होल। ब्लैक होल क्या काम करता है, ब्लैक होल हमारा वही अपने आप अपनी एक मलिशियस नोड को फॉल्सली एडवर्टाइज करेगा कि मेरे पास जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, मेरा पाथ जो है वो स्टेबल है, मैं आपको पाथ फाइंडिंग प्रोसेस में हेल्प करूंगा, और ये सारी चीजें मतलब एक तरीके से अट्रैक्टिव मैसेजेस देता है। और जैसे ही नोड उसके साथ कनेक्ट हो जाती है, सारा डेटा जो है वो हैक कर लेता है। ब्लैक होल और ग्रे होल में क्या डिफरेंस होता है, ब्लैक होल सिर्फ उस डेटा को एक्सेस करता है, उसके अंदर कोई चेंजेस कुछ नहीं करता, जबकि ग्रे होल जो है उन पैकेट्स को भी ड्रॉप करता है और जैसे उसको रिक्वायरमेंट होती है उस डेटा को भी चेंज कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें हेलो फ्लड। हेलो फ्लड क्या है, नाम से ही सारे क्लियर है, एक एक बार अगर अभी सुन लोगे ना तो दोबारा पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। हेलो फ्लड क्या होता है, हेलो आप क्यों यूज करते हो किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए स्टार्टिंग में। तो कोई भी नोड जब किसी के साथ डेटा भेजती है ना, तो वो पहले हेलो मैसेज भेजती है। तो इस टाइम पे हेलो फ्लड मतलब बहुत सारे हेलो मैसेजेस चले गए। तो डेस्टिनेशन को ना एक्चुअली ये नहीं समझ आता कि कौन सा हेलो जो है वो जेन्युइन नोड से आया है और कौन सा हेलो जो है वो मेलिशियस नोड से आया है या अटैकर की नोड से आया है। तो उस टाइम पे अगर उसने अटैकर वाली नोड के साथ ज्वाइन कर लिया तो प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजेंटाइन अटैक। बेंजेंटाइन अटैक क्या करता है, वही कॉम्प्रोमाइज नोड बनती है और वो नोड बहुत अट्रैक्टिव होती है, दूसरों को अट्रैक्ट करती है, जैसे ही उसके साथ कंबाइन करते हैं डेटा जो है वो हैक हो जाता है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना, क्योंकि इसके अंदर जो नोड बनती है ना, वो बिल्कुल सिमिलर बनती है हमारी नोड की तरह। वो बिल्कुल भी एबनॉर्मल बिहेव नहीं करती, वो जैसे नॉर्मल बिहेव करती है वैसे ही करती है।
नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर है, ये तो नाम से क्लियर है, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करना, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसोर्स डिप्लेशन अटैक। रिसोर्स डिप्लेशन अटैक वही है जो हमारा रिसोर्स एग्जीक्यूशन का काम होता है कि आपने ना बार बार रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हो, और जैसे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो सामने वाला आपको रिसोर्सेज दे जा रहा है और लास्ट में आपके पास रिसोर्सेज, जब जेन्युइनली रिसोर्सेज की जरूरत होती है तो रिसोर्सेज आपके पास नहीं बचते। अब एग्जाम्पल ले लो, कंप्यूटर है, उसके पास एक सीपीयू है, एक कीबोर्ड है, एक मेलिशियस नोट आई, अटैकर ने एक नोट बनाई, अटैकर वाली नोट ने क्या बोला, मेरे को सीपीयू दे दो, उसने दे दिया। उसने फिर बोला मुझे कीबोर्ड दे दो, उसने दे दिया। तो ऐसे कर करके ना उसने सारे रिसोर्सेज अपने पास रख लिए, वो यूज नहीं कर रहा, वो कोई काम नहीं कर रहा, वो सारे रिसोर्सेज अपने पास लेके बैठा हुआ है, और जो जेन्युइनली जिसको लीगली रिक्वायरमेंट है उनको वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्नॉलेजमेंट स्पूफिंग। एक्नॉलेजमेंट कब आती है, जब सेंडर डेटा भेज देता है डेस्टिनेशन के पास, तो डेस्टिनेशन सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजती है कि हाँ मेरे पास डेटा आ गया है। अब एक्नॉलेजमेंट स्पूफिंग का क्या मतलब है, एक्नॉलेजमेंट जैसे हेलो फ्लडिंग में होता है ना कि फेक हेलो मैसेज जाते हैं, ऐसे यहाँ पे फेक एक्नॉलेजमेंट मैसेज जाते हैं। सेंडर नोड को पता नहीं चलता कि कौन सा एक्नॉलेजमेंट है। अगर अटैकर की नोड ने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दी सेंडर को, तो सेंडर को तो यही लगेगा ना कि भाई उसके पास डेटा नहीं गया है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आई है, तो वो दोबारा डेटा भेजेगा। जैसे ही दोबारा डेटा भेजेगा, डेटा हैकर के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे नेटवर्क लेयर पे थे। नेक्स्ट हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे है फ्लडिंग और डिसिंक्रोनाइजेशन। फ्लडिंग में भी यही होता है, जैसे जैमिंग के अंदर होगा, बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज दी, फ्लड हो गया। जैसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई, वैसे ही जो हमारी सारे रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट हो गए, सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए, जो मेन लीगल इंफॉर्मेशन थी, जो लीगल रिक्वेस्ट थी, वो हमारी इग्नोर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसिंक्रोनाइजेशन। डिसिंक्रोनाइजेशन क्या करता है, जब डेटा को, जैसे हम डेटा भेजते हैं तो सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में जाता है, ए गया फिर बी गया। अगर डेटा सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, कोई भी मैसेज कोई भी फ्रेम मिस हो गया, तो वो रीट्रांसमिट करता है। जब रीट्रांसमिट होगा तो उस टाइम पे अटैकर उस पर अटैक करके डेटा को रिट्रीव कर लेता है। कि तो ये अलग अलग हमारे अटैकर्स थे, अटैक्स लेयर्स पे। फिजिकल में जैसे जैमिंग और टेम्परिंग हो गया, डेटा लिंक में कॉलिजन एग्जॉस्शन अनफेयरनेस हो गया, नेटवर्क के अंदर ये सारे हो गए, ट्रांसपोर्ट में ये हो गया। और इनको कैसे आप डिफेंस कर सकते हो, इनको कैसे आप बच सकते हो, ये मैकेनिज्म यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा सीक्रेसी और ऑथेंटिकेशन के लिए था। सीक्रेसी और ऑथेंटिकेशन में पहले आता है नोड रेप्लिकेशन अटैक। नोड रेप्लिकेशन मतलब जब आप नोड को रिप्लेस कर देते हो कोई भी नई नोड के साथ जो अटैकर नोड की तरह होती है, और वो उसको रॉन्ग रूट पे ले जाती है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। दूसरा इसके अंदर आता है प्राइवेसी के लिए। प्राइवेसी में जो प्राइवेसी में प्रॉब्लम आती है वो एनालॉगी होती है, मतलब सिमिलर होती है टू पांडा हंटर प्रॉब्लम। पांडा हंटर प्रॉब्लम क्या होती है, पांडा हंटर प्रॉब्लम होती है कि हंटर ना पांडा की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करता है और फिर उस पर अटैक करता है। तो सेम काम यहाँ पे होगा, अटैकर जो है वो सेंसर नोड की एग्जैक्ट लोकेशन, एक्यूरेट लोकेशन फाइंड आउट करेगा, एस्टिमेट करेगा, और उसके बाद उस पर अटैक करेगा। और वो किस क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकता है, ईव्सड्रॉपिंग का यूज करता है। ईव्सड्रॉपिंग इज कान लगा के सुनना, सबसे इजिएस्ट फॉर्म होता है, सबसे कॉमन होता है डेटा के लिए। आप इसको आराम से यूजर को देख लो, यूजर क्या क्या काम कर रहा है, कौन कौन सी साइट पे जा रहा है, ठीक है, और उसी के बेसिस पे आप उसको एनालाइज करो, ट्रैफिक को एनालाइज करो, और फिर फाइंड आउट कर लो कि कैसे आप उस पर अटैक कर सकते हो। नेक्स्ट होता है हमारा कैमोफोलेज, जो लास्ट है। कैमोफोलेज क्या करता है, कैमोफोलेज लाइक पेंट करता है, जैसे हमारी नोड होती है उसी की तरह। जैसे आप एक पेड़ है, पेड़ के साथ आपने कोई इंसान खड़ा करा है और उस इंसान को आपने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पेंट कर दिया पेड़ की तरह, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा इसके अंदर पेड़ है और कौन सा इसके अंदर इंसान है। तो सेम काम यहाँ पे नोड की तरह होता है, नोड उसको ऐसे ऐसे पेंट कर दिया जाता है कि बिल्कुल जेन्युइन नोड लगती है, और हमें पता ही नहीं चलता कि फॉल्स मतलब जेन्युइन कौन सी और फेक कौन सी है। तो फिर आगे तो वही प्रोसेसिंग है, कम्युनिकेशन होगा, डेटा के हैकर के पास डेटा जाएगा, बस। ठीक है, तो अटैकर्स एक बार और बता देती हूँ। तीन कैटेगरीज में हमने अटैकर्स को डिवाइड किया हुआ है। पहली सीक्रेसी एंड ऑथेंटिकेशन है। सीक्रेसी एंड ऑथेंटिकेशन में हमने पहले पढ़ा नोड रेप्लिकेशन। नोड एप्लीकेशन के बाद हमने पढ़ा है प्रिवेसी। प्रिवेसी में हमने पढ़ा है अपना ईव्सड्रॉपिंग, ट्रैफिक एनालिसिस, कैमोफोलेज, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। दूसरा हमारा नेटवर्क अवेबिलिटी, जो हमारा डिनायल ऑफ सर्विस पे आता है। डिनायल ऑफ सर्विस में हमने सारी लेयर्स के अटैक पढ़े हैं। फिजिकल पे जैमिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया, लिंक लेयर पे रिसोर्स कॉलिजन, एग्जॉशन, आपका ये सारे अलग अलग लेयर्स पे जो है हमारे ये पढ़े हैं।
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, जब कैसे हम इसको मैकेनिज्म, कैसे हम इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो दो लेवल में हम इसको कैटेगराइज करते हैं, हाई लेवल और लो लेवल। लो लेवल में जब हम लो लेवल पे काम कर रहे हैं, हमने की स्टेब्लिश कर दी, लाइक की स्टेब्लिश कर दी, प्राइवेट पब्लिक की बना दी, प्राइवेट पब्लिक की बना दी, तो उसके थ्रू आप डेटा को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। या फिर और प्राइवेसी पॉलिसीज हो गई, या कोई राउटिंग मैकेनिज्म पे, मतलब जब छोटे लेवल पे सिक्योर करते हो तो वो लो लेवल होता है। हाई लेवल पे जब आप पूरे ग्रुप को सिक्योर करते हो और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हो तो वो आपका हाई लेवल होता है। तो इसमें इजी है और कुछ नहीं, एक बार पढ़ लेना बस। की एस्टेब्लिशमेंट, की बनाना, ठीक है। नोड, रेजिलेंस टू नोड कैप्चर, ये देखना कि कौन सी नोड जेन्युइन है। डिनायल ऑफ सर्विस का ध्यान रखना कि कम्युनिकेशन में, ये सारी चीजें आपको सिक्योरिटी पे ध्यान रखनी होती है। दो दो चार चार लाइनें लिखी हुई है इसमें, एक बार देख लेना। लास्ट टॉपिक है हमारा जिग्बी सिक्योरिटी, जिसको हम 802.15.4 भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है शॉर्ट में LRWPN, मतलब लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये क्वेश्चन शायद पेपर में भी आया हुआ था। लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारा जिग्बी होता है, और ये इसका IEEE स्टैंडर्ड होता है। नॉर्मल क्यों यूज होता है जिग्बी? जिग्बी एक वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, जैसे हमारा ब्लूटूथ होता है ना, ऐसे ही हमारा जिग्बी होता है। पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, तो ऑब्वियसली रेंज इसकी कम होगी और लो रेट पे अपना डेटा ट्रांसफर करता है। क्या इसका डायग्राम है? अगर हम बात करें क्या इसकी लेयर्स है, तो वही आपकी फिजिकल लेयर, मैक लेयर, इसमें बीच में कन्वर्जेंस सब लेयर है, लॉजिकल लिंक लेयर, और इससे अपर लेयर्स हैं जो भी हमारी एसआई की होती हैं। तो यही सेम काम करता है, ठीक है। लो पावर, लो डेटा रेट एंड क्लोज प्रोक्सिमिटी, सिंपलर है, लेस एक्सपेंसिव है। वही आप ब्लूटूथ को कैसे कंपेयर कर सकते हो, तो वही चीजें हैं इसके अंदर। रेंज इसकी 10 to 100 मीटर है, तो ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसमिट नहीं कर सकता। अब जो हमारे अंदर हमारे सिलेबस में है वो हमारा सिक्योरिटी है मेनली। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें 3 फील्ड्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए यूज होती हैं। पहली फील्ड है फ्रेम कंट्रोल, ये हमारी फ्रेम कंट्रोल है। दूसरी फील्ड है ऑक्सिलरी सिक्योरिटी कंट्रोल, ये ऑक्सिलरी सिक्योरिटी हेडर। और तीसरी है डेटा पेलोड, ये हमारा डेटा पेलोड है। तो ये 3 फील्ड जो हम यूज करते हैं, ये हम सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेम कंट्रोल की, तो अगर फ्रेम कंट्रोल इनेबल होगा मतलब इसकी वैल्यू अगर 1 सेट होगी, तो ही मेरा ऑक्सिलरी सिक्योरिटी हेडर भी एक्टिव होगा, अदरवाइज एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहले फ्रेम कंट्रोल तो हमारी इसलिए यूज होती है कि आप सिक्योरिटी को एक्टिव करना चाहते हो या इनएक्टिव। अगर 1 होगा, इनेबल होगा, तो ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव होगा, इसके अंदर फर्दर फील्ड्स हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल, फ्रेम काउंटर, की आइडेंटिफायर। की आइडेंटिफायर में की सोर्स, की इंडेक्स है। इसमें सिक्योरिटी लेवल, की आइडेंटिफायर मोड और रिजर्व्ड, ये सारे मोड है। सिक्योरिटी कंट्रोल की बात करें, इसमें क्या चीजें होती हैं, ये सिर्फ ये बताता है कि किस तरीके की सिक्योरिटी आपको चाहिए है, ठीक है। हाई लेवल चाहिए, लो लेवल चाहिए। की आइडेंटिफायर में कौन सी की आप यूज कर रहे हो, इनके बेसिस पे वैल्यूज आइडेंटिफाई होती हैं। देन डेटा पेलोड होता है, ये नीचे सारा एक्सप्लेन कर रखा है, मैं बता देती हूँ। की आइडेंटिफायर में होता है हमारा कि क्या आप की यूज करने वाले हो, व्हाट किया वी आर यूजिंग, ठीक है। कौन सी की आप यूज करोगे। की आपकी दो होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट तब यूज होती है, मतलब अगर आपकी वैल्यू 0 है तो आप इम्प्लिसिटली उसको यूज करना चाहते हो। अगर आपकी वैल्यू 1 2 3 है तो आप एक्सप्लिसिटली यूज करोगे, बस उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है। ये यहाँ पे फील्ड नहीं होती, यहाँ पे 4 बाइट की सोर्स होता है, यहाँ पे 8 बाइट की सोर्स होता है। तो अगर 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 2 मतलब 4, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिफाइंड होती है। डेटा पेलोड में हमारे पास 3 चीजें होती हैं, AES CTR, AES CBC मैक, AES CCM। AES CTR तब यूज होगा जब आप 128 बिट की का यूज करोगे और AES एल्गोरिथम का यूज करते हो, तो हम AES CTR का यूज करते हैं डेटा पेलोड के अंदर। दूसरा हमारे पास CBC मैक है, जब आप सिक्योरिटी पॉलिसीज का यूज करते हो, सिक्योरिटी पॉलिसीज के साथ काम करते हो, तो ये वाली चीज यूज करोगे। और हमारे पास तीसरा है CCM, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है या इन दोनों का मिक्सचर आप बोल सकते हो। तो डेटा पेलोड है। उसके बाद हमारे यहाँ पे बनती है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जिसको हम बोलते हैं ट्रस्टेड ब्रदर के नाम से। इसका मतलब है कि आपने एक लिस्ट बना रखी है जो आप, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, इसलिए और ट्रस्टेड ब्रदर है। अगर आप उस लिस्ट में डेटा सेंड करना चाहते हो तो आप बिना किसी सिक्योरिटी प्रॉब्लम के उसको डेटा सेंड कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी ट्रस्टेड ब्रदर की लिस्ट है। उस लिस्ट में आप क्या क्या स्टोर करोगे, उस लिस्ट में आप स्टोर करोगे आपका एड्रेस, सिक्योरिटी पॉलिसीज, की, लास्ट इनिशियल वेक्टर और रिप्ले काउंटर, कब आपने लास्ट उसको रिप्ले करा था, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखते हुए
लिस्ट तैयार करोगे जिसको एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या ट्रस्टेड ब्रदर लिस्ट बोला जाता है। उस लिस्ट के साथ साथ यहाँ पे 3 कीज यूज होती हैं। जैसे हमारी प्राइवेट पब्लिक की होती है, तो यहाँ पे की होती है मास्टर की, लिंक की और नेटवर्क की। मास्टर की और लिंक की जो है वो शेयर नहीं होती किसी के साथ, वो आपकी यूनिक कीज होती हैं और वो आपके कॉन्फिडेंशियल होती है, अपने पास होती है। मास्टर की जो है वो हर नोड पे प्री इंस्टॉल्ड होती है, लिंक की आप वहां पे अपनी क्रिएट करते हो, नेटवर्क की जो है वो सबके साथ शेयर होती है। इसलिए जब हम कमर्शियल मोड का यूज करते हैं, कमर्शियल मतलब कंपनीज के लिए कमर्शियल मोड का यूज करते हैं, तो हम मास्टर और लिंक लेयर का या कीज का यूज करते हैं। और अगर हम रेजिडेंशियल मोड के लिए करते हैं तो नेटवर्क कीज का यूज करते हैं। तो बस ये सारे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शेयर्ड होगी जैसे मैंने अभी बताया। उसके बाद जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी सेंटर्स होते हैं, कमर्शियल मोड में आप मास्टर और लिंक की का यूज करोगे, रेजिडेंशियल में आप नेटवर्क की का यूज करोगे। बस इतना सा ही था हमारा। एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले चैलेंजेस पढ़े। चैलेंजेस में क्या क्या पढ़ा आपने? सीआई ट्रेड हो गया, आपका ऑथराइजेशन हो गया, आपका डेटा फ्रेशनेस, वो सारे 8 पॉइंट्स थे। देन हमने अटैक्स पढ़े। अटैक्स हमारे 3 आइडेंटिफिकेशन थे, 3 उसमें डिवाइड थे। पहला हमारे पास सीक्रेसी था, प्राइवेसी। उसके अंदर हमारे पास नोड रेप्लिकेशन आता है, और प्राइवेसी में आपकी ईवसटॉपिंग, ट्रैफिक एनालिसिस, ये सारे पॉइंट्स होते हैं। दूसरा हमारा आता है नेटवर्क के, डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस में हमारे लेयर्स के अलग अलग अटैक्स थे। और तीसरा हमारा आता है इंटीग्रेशन। देन हमारे पास लो लेवल और हाई लेवल मैकेनिज्म था। लो लेवल के लिए कैसे काम करोगे, हाई लेवल के लिए कैसे करोगे, वो सारा था। देन हमारे पास जिग्बी आया। जिग्बी क्या काम करता है आपने आईओटी में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद मेनली हमारे यहाँ पे जिग्बी सिक्योरिटी है। तो जिग्बी सिक्योरिटी के लिए हमारे पास 3 फील्ड यूज होती हैं। पहली फ्रेम कंट्रोल है। फ्रेम कंट्रोल इनेबल होगी तो हमारी सिक्योरिटी हेडर एक्टिव होगा। सिक्योरिटी हेडर एक्टिव होगा तो उस टाइम पे हमारे पास फर्दर जो है अलग अलग फील्ड्स थी, जो ये बताएंगे कौन सी की यूज कर रही है, कौन से डेटा को आप सिक्योर करना चाहते हो, उनके बेसिस पे आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे। और अलग अलग बिट्स की वैल्यू वहां पे स्टोर होती है। उसके बाद थर्ड हमारा पेलोड था। पेलोड में हमारे पास 3 थे, एईएस, एईसी, मैक और सीएसीएस, जो दोनों का कॉम्बिनेशन था। वो एक बार देख लेना, समझ आ जाएगा। देन हमारे पास 3 की यूज होती हैं, मास्टर की, लिंक की और नेटवर्क की। जो हमारे ट्रस्ट सेंटर होते हैं, कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल। कॉमर्शियल जो है मास्टर और लिंक को यूज करती है, जो रेजिडेंशियल है वो नेटवर्क को यूज करती है। नेटवर्क शेयर्ड होता है हर जगह, जबकि मास्टर और जो लिंक की होती है वो यूनिक होती हैं, वो सबके पास अपनी अपनी अलग होती है। तो बस यही था हमारा, और 4th यूनिट खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही हमारा सिलेबस भी खत्म हो गया, और कल, बस कल मैं लास्ट क्लास लूंगी जो हमारी 6th एमसीक्यू के लिए होगी। और वो 6th एमसीक्यू को मैं रिवाइज नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो 5 एमसीक्यू हैं उन्हीं में से हमारे क्वेश्चन आएंगे। हर एक एमसीक्यू में से 3-3 क्वेश्चन, आप 3-3, 4-4 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो एक बार गो थ्रू कर लेना 5 एमसीक्यूज को। कल क्लास ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद मैं सिर्फ लिंक सेंड करूंगी, वो लिंक एमसीक्यू का, उसको करके अपनी क्लास जो है वो लेफ्ट कर देना। एक एमसीक्यू अभी होगा 11 बजे। 11 बजे मैं दोबारा क्लास जो स्टार्ट करूंगी, 11:05 पे मैंने बोला था, 11:05 पे मैं दोबारा स्टार्ट करूंगी। तो 5-7 मिनट का ब्रेक लेके तुम लोग दोबारा यही सेम क्लास ज्वाइन कर लेना आज के लिए। ठीक है, तो हमारी क्लास खत्म है। किसी को भी कोई डाउट हो, अभी कोई डाउट नहीं है, बाद में पढ़ने लगो तो डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना। सबके पास कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा, ग्रुप में है। ठीक है, और असाइनमेंट सारे अपलोड हो चुके हैं। असाइनमेंट के जितने असाइनमेंट 3 तक के मार्क्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ आपके ग्रुप में। किसी ने बाद में करा है तो फाइनल मार्क्स बाद में आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू साथ साथ हो ही रहा है। अटेंडेंस में मार्क कर ही दूंगी, 2-3 दिन की जो बची हुई है, उसके बाद में आपको आपकी अटेंडेंस भी डिस्प्ले कर दूंगी कि आपकी टोटल अटेंडेंस कितनी हुई है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है या चाहे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, या प्रीवियस ईयर में जो आपके सीनियर्स ने जो पेपर दिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो वो सारे क्वेश्चन मेरे पास नहीं थे। जितने क्वेश्चन मेरे पास थे वो सारे मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, इसके अलावा किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ पे हूँ, मुझे बता देना। जो भी रिक्वायरमेंट हो मुझे बता देना, मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर दूंगी। ठीक है, मेरी तरफ से सब कुछ खत्म है, सिलेबस वगैरह सब खत्म है, सब मैंने अपलोड कर दिया है अपनी तरफ से। मेरे को बस अब लास्ट में इंटरनल मार्क्स लगाने हैं, तो वो तुम अपने जितना जल्दी हो सके 2-3 दिन में अपनी सारी चीजें कंप्लीट कर दो, ताकि तुम्हारे इंटरनल मार्क्स लग जाएं। अपने फ्रेंड्स को भी बता देना ताकि वो भी कर सके और उनके भी इंटरनल्स लग जाएं।
ठीक है बेटा, चलो लास्ट टाइम तो कुछ बोल दो, हाँ ना ओके। यस मैम। ठीक है, अब 5 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना क्लास, मैं भी एंड कर रही हूँ।